हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईसी अकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, आज की क्लास में आपको पढ़ाने वाला हूं संविधान संशोधन के बारे में। तो संविधान संशोधन क्या है और इससे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या है और कब कब कौन कौन से संशोधन किए गए हैं, इसके बारे में आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं कि संविधान संशोधन क्या है और कौन कौन से संशोधन किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर कि जो संविधान संशोधन होता है, तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या होगा। तो संविधान और संशोधन, ये दोनों का अर्थ क्या है। तो संविधान का मतलब तो हो जाता है कि किसी भी देश का सर्वोच्च नियम या किसी भी देश का सर्वोच्च विधि, ठीक है। तो किसी भी देश का जो सर्वोच्च नियम होता है, जिसको हम संविधान कहते हैं। और फिर संशोधन का मतलब क्या हो जाता है, सुधार। संशोधन का मतलब क्या हो जाता है, सुधार। तो जब संविधान में कुछ सुधार किया जाता है तो उसी को हम संविधान संशोधन कहते हैं। और संविधान में सुधार करने के लिए जिस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है, वह अनुच्छेद कौन सा है। तो वह अनुच्छेद है 368 में संविधान संशोधन के बारे में प्रावधान किया गया है। ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिकल 368 में क्या लिखा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद में तो संविधान संशोधन कैसे करते हैं। तो संविधान संशोधन सदन के किसी भी, जो संसद का कोई सा भी सदन होता है, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, तो दोनों सदन में से किसी भी सदन में संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। आ रहा समझ में। अब जो संविधान संशोधन होता है तो होता कितने प्रकार से है, तो आपको ध्यान रखना है कि 3 प्रकार से संविधान संशोधन होता है। पहला प्रकार हो जाता है साधारण बहुमत। अब साधारण बहुमत का मतलब क्या हो जाता है। तो साधारण बहुमत का मतलब होता है कि जब सदन में कोई भी प्रस्ताव आधे से अधिक मतों के द्वारा पास किया जाता है या आधे से अधिक मतों के द्वारा उसे पारित किया जाता है, तो उसे हम साधारण बहुमत कहते हैं। आ रहा समझ में। मतलब लोकसभा में जैसे 545 सीटें होती है और राज्यसभा में 245 सीटें हैं, तो लोकसभा में आधे से अधिक अगर उसको सदस्य पास कर देते हैं, उधर राज्यसभा में आधे से अधिक सांसद उसे पारित कर देते हैं, तो इसे पारित मान लिया जाता है। और उसके बाद राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करेंगे विधेयक पर, तो यह संशोधन हो जाता है। तो ये ऐसा होता है साधारण बहुमत, ठीक है। इसमें आधे से अधिक बहुमत की आवश्यकता होती है। तो ऐसे कौन कौन से संशोधन, ऐसे कौन कौन से अनुच्छेद है जिसमें यदि अपने को संशोधन करना हो तो साधारण विधि के द्वारा या साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन हो जाता है। तो आपको याद रखना होगा अनुच्छेद 2, 3, 4, इसके बाद फिर अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 97, फिर इसके बाद में अनुच्छेद 105 105 का खंड 3, इसके बाद फिर अनुच्छेद 106, अनुच्छेद 125 और अनुच्छेद 148 आदि। ये ऐसे अनुच्छेद हैं कि जिनमें संशोधन साधारण विधि के द्वारा या साधारण बहुमत के द्वारा किया जाता है। ये सिंपल मेथड होती है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो सबसे पहली बात कि संविधान संशोधन होते कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार आपको ध्यान रखना होगा। साधारण बहुमत के द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत के द्वारा, तीसरा होता है विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा पारित। ये 3 प्रकार से संविधान में संशोधन होता है। तो ये पहला प्रकार मैंने आपको बताया। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से अनुच्छेद में साधारण विधि से संशोधन किया जाता है या साधारण बहुमत से संशोधन किया जाता है, तो ये अनुच्छेद आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर दूसरा आ जाता है संविधान संशोधन का दूसरा प्रकार है विशेष बहुमत। और जो विशेष बहुमत होता है, इसका मतलब क्या होगा। तो जब विशेष बहुमत से कोई सा भी संविधान संशोधन किया जाता है, तो उस समय दोनों सदन में, किसी भी सदन में अगर विधेयक प्रस्तुत किया गया है, तो जैसे मान लीजिए कि लोकसभा में कोई सा भी विधेयक प्रस्तुत किया गया है, तो उसमें 2/3 बहुमत से उस विधेयक को पारित करना होगा। आ रहा समझ में। तो जब लोकसभा में 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा, तो फिर राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा भी यदि उसे 2/3 बहुमत से पारित कर देती है, तो फिर उसके बाद जाता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तब वह संशोधन माना जाता है। तो अब ऐसे कौन कौन से संशोधन हैं जो विशेष बहुमत के द्वारा होता है। तो जैसे हम देखते हैं कि इधर हमारे मूल अधिकार होते हैं, और इसके बाद में जो DPSP होते हैं, इससे संबंधित जो संशोधन होते हैं, ये विशेष बहुमत के द्वारा ही, ये विशेष विधि के द्वारा ही संशोधन होते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में।
इसके बाद फिर अगला जाता है तीसरा। तो तीसरा प्रकार होता है कि संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति के द्वारा। अब यह संशोधन किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पर संसद का विशेष बहुमत, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों का 2/3 बहुमत होना जरूरी है। जब दोनों सदन इसे पास कर देते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो उसके बाद फिर राज्यों की विधानसभाओं के पास यह विधेयक जाता है। और फिर जितने भी राज्य हैं, जैसे मान लीजिए कि 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य में आधे से अधिक राज्यों के द्वारा, मतलब आधे से एक अधिक राज्यों के द्वारा इसे पारित कर दिया जाएगा। तो फिर इसके बाद राष्ट्रपति के पास यह विधेयक आता है और राष्ट्रपति जैसे हस्ताक्षर करते हैं तो यह संशोधन हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह तीसरा प्रकार होता है संशोधन का। इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं और किस किस अनुच्छेद के तहत ये तीसरी विधि से संशोधन किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो संशोधन की विधि होती है, इसमें अनुच्छेद 54 में संशोधन करना हो, 55 में, 73 में, 80 में, 81, फिर 162, फिर आर्टिकल 241, या फिर जो चौथी अनुसूची होती है, या फिर जो 7वीं अनुसूची होती है, तो 7वीं अनुसूची की किसी सूची में संशोधन करना हो आदि। तो जब हम इसमें संशोधन करते हैं तो इन सभी में ये तीसरी विधि के द्वारा संशोधन किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको संविधान संशोधन के 3 प्रकार बताए हैं। अब एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए संविधान के अनुच्छेद 368 में, आर्टिकल 368 में मुख्य रूप से कितने प्रकार के संविधान संशोधन का वर्णन है, तो आपको ध्यान रखना होगा मुख्य रूप से 2 प्रकार। तो मुख्य रूप से 2 प्रकार कौन से, तो मुख्य रूप से अगर पूछा जा रहा है तो ये 2 प्रकार आपको बताना होगा, एक तो विशेष बहुमत और दूसरा ये संसद के विशेष बहुमत प्लस राज्यों की स्वीकृति के द्वारा। ये मुख्य रूप से इन 2 प्रकार के संशोधन का वर्णन है। लेकिन जो तीसरी विधि है ये होती है साधारण विधि। आ रहा समझ में? तो इसका स्पेशल विशेष रूप से इस 368 में, 368 में अलग से इसका कोई प्रावधान नहीं है। मुख्य रूप से किसका प्रावधान है, तो मुख्य रूप से 2 का प्रावधान है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद देखिए कि जो साधारण बहुमत के द्वारा कोई भी संशोधन होता है तो इसमें कौन कौन से विषय आते हैं कि जिनका संशोधन साधारण बहुमत के द्वारा या साधारण विधि के द्वारा किया जाता है। तो देखिए इसमें कुछ संशोधन हम आपको यहाँ पर बताते हैं, कुछ विषय यहाँ पर बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि नए राज्यों का निर्माण करना हो, तो नए राज्यों का गठन करना हो, तो इससे संबंधित अगर संशोधन करना है तो साधारण विधि के द्वारा किया जाएगा। यदि उसके क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, सीमा में परिवर्तन करना हो, आ रहा समझ में, या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, तो ये सभी संशोधन साधारण विधि के द्वारा होते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है विषय इसमें कि राज्य विधान परिषद का निर्माण करना हो या उसे समाप्त करना हो। ये राज्य विधान परिषद क्या है, तो राज्यों में हम देखते हैं कि यह उच्च सदन होता है। तो यदि इसकी स्थापना करना हो या इसे समाप्त करना हो, तब भी हमारी संसद को, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन को 2/3 बहुमत से विधेयक को पारित करना होता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है जैसे दूसरी अनुसूची, इसके बाद फिर राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष, न्यायाधीशों आदि के लिए परिलब्धियां, इसके बाद भत्ते और विशेष अधिकार, इससे संबंधित अगर कोई संशोधन करना हो तो ये साधारण विधि के द्वारा संशोधन होते हैं। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि जैसे संसद में गणपूर्ति, यह गणपूर्ति मतलब 1/10 सदस्यों का उपस्थित होना, जिसको हम कहते हैं गणपूर्ति, और इंग्लिश में इसे कोरम कहा जाता है। तो संसद में गणपूर्ति से संबंधित कोई संशोधन करना हो, या फिर जो संसद के सदस्य हैं तो संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते, इसके बाद में संसद में प्रक्रिया नियम, संसद के सदस्यों और इसकी समितियों के कोई विशेष अधिकार, या संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना हो, तो इससे संबंधित अगर संशोधन करना है तो ये संशोधन साधारण विधि के द्वारा होते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए साधारण विधि के द्वारा कौन कौन से संशोधन किए जाते हैं, तो ये सब आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला आ जाता है इसमें, जैसे उच्चतम न्यायालयों में अवर न्यायाधीशों की संख्या, उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को ज़्यादा महत्व प्रदान करना हो, तब भी ये साधारण विधि के द्वारा ही संविधान में संशोधन किया जाता है। इसके बाद फिर
अगला आ जाता है नागरिकता की प्राप्ति या नागरिकता की समाप्ति या फिर राजभाषा का प्रयोग, ये भी साधारण विधि के द्वारा ही संशोधन किए जाते हैं। इसके बाद फिर अगला आ जाता है संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन की व्यवस्था करना हो, तब भी साधारण विधि के द्वारा ही संशोधन किया जाता है। अगला आ जाता है निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करना हो, केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित कोई विषय हो, तो ये भी साधारण विधि के द्वारा ही संशोधन किया जाता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में जो अनुसूचित जाति क्षेत्र होते हैं, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र होते हैं, इनके प्रशासन से संबंधित कोई मामला है और इसमें अगर कोई सुधार करना हो, संशोधन करना हो, तो इसमें ये साधारण विधि के द्वारा संशोधन किया जाता है। इसके बाद फिर 6ठी अनुसूची, तो इसमें जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं, इसके प्रशासन से संबंधित अगर कोई सुधार करना हो, कोई संशोधन करना हो, तो ये साधारण विधि के द्वारा ही संशोधन किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है विशेष बहुमत से होने वाले संशोधन। अब विशेष बहुमत से कौन कौन से संशोधन होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जिन उपबंधों का संबंध या जो भी हमारे भारतीय संविधान में प्रावधान है, उनका संबंध भारतीय संघीय ढांचे से अगर है, तो उन्हें छोड़कर अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 के अंतर्गत संशोधन माने जाने वाले से सभी उपबंध इसी वर्ग में शामिल किए जाते हैं। इसमें मौलिक अधिकार और इसके बाद में डीपीएसपी, इनको इसमें शामिल किया गया है। और अगर इनमें कोई सुधार करना हो, मूल अधिकार में या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कोई संशोधन करना हो, तो ये इसी दूसरी विधि से ही इसमें संशोधन किए जाते हैं। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर इसमें वे सभी उपबंध आ जाते हैं जो प्रथम एवं तृतीय श्रेणियों से संबद्ध नहीं है। तो इस प्रकार के जो संशोधन होते हैं, ये दूसरे प्रकार के संशोधन इसमें होते हैं, ध्यान रखना। ये जितने भी संशोधन हैं, ये दूसरी विधि से किए जाएंगे। तो दूसरी विधि मतलब विशेष बहुमत से होने वाले संशोधन। अब इसके बाद में अगला जाता है कि जो तीसरी विधि है। अब तीसरी विधि क्या है, तो संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति के द्वारा संशोधन। इसका मतलब ये हुआ कि जो संसद का लोकसभा होता है, संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होती है और दूसरी राज्यसभा होती है। तो लोकसभा को भी 2/3 बहुमत से पारित करना होगा और राज्यसभा को भी 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। जब ये दोनों ही सदन पारित कर देते हैं, इसके बाद राज्यों की विधानसभाओं के पास जाता है और राज्यों की विधानसभाओं को भी कितने को पारित करना होगा, तो आधे से एक अधिक, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो आधे से एक अधिक राज्य भी उसको पास कर देते हैं तो उसे पारित मान लिया जाता है। मतलब राज्यों को साधारण विधि के द्वारा पारित करना होगा और फिर यह हमारे राष्ट्रपति के पास विधेयक पहुंचता है और राष्ट्रपति जैसे हस्ताक्षर करते हैं तो यह विधेयक में संशोधन हो जाता है या अधिनियम बन जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से इसमें तीसरी विधि का उपयोग किया जाता है। तो कौन कौन से ऐसे विषय इसमें शामिल किए गए हैं जिनके अंतर्गत ये तीसरी विधि का उपयोग किया जाता है, तो देखिए इसमें जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन या इसकी प्रक्रिया से संबंधित अगर कोई मामला है तो इसमें ये तीसरी विधि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में हमारे लोकसभा राज्यसभा के सदस्य भी वोटिंग करते हैं और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भी वोटिंग करते हैं। इसलिए इसमें राज्यों की विधानसभाओं से भी पारित कराना जरूरी होता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है इसमें विषय केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार। अगर केंद्र सरकार की मतलब कि हमारी केंद्र की कार्यपालिका मतलब केंद्र सरकार, राज्य कार्यकारिणी मतलब राज्य की सरकार, इनकी शक्तियों को बढ़ाना है तब भी तीसरी विधि से संशोधन होगा। इसके बाद फिर अगर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय से संबंधित कोई मामला है और इसमें संशोधन करना हो तो ये तीसरी विधि से ही संशोधन होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्ति का विभाजन करना हो, आ रहा समझ में, तो भी ये तीसरी विधि का ही प्रयोग इसमें किया जाता है। इसके बाद फिर अगर वस्तु और सेवा कर परिषद इससे संबंधित कोई संशोधन करना हो तब भी इसी तीसरी विधि के द्वारा संशोधन किया जाएगा। इसके बाद फिर 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय हो तो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इससे संबंधित अगर कोई संशोधन करना होगा तो इसी तीसरी विधि का उपयोग किया जाएगा। अगला आ जाता है कि संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, मतलब
जो संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व मतलब जो राज्यसभा होती है, इससे संबंधित अगर कोई सुधार करना हो, संशोधन करना हो, तो इस विधि, तीसरी विधि का उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद में संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसके लिए प्रक्रिया, इसमें भी अनुच्छेद 368 स्वयं को इसमें शामिल किया जाता है। तो इसमें भी अगर कोई संशोधन करना होगा, मतलब जो अनुच्छेद 368 है, इसमें भी कोई संशोधन करना है, तो ये तीसरी विधि के द्वारा संशोधन किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर ये संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति के द्वारा होने वाले संशोधन से संबंधित कुछ विषयों के बारे में मैंने आपको बताया है, जो आपको याद रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इनसे पूछा जा सकता है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए संविधान संशोधन प्रक्रिया के कुछ चरण होते हैं। तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के लिए कुछ चरण बताए गए हैं। तो कौन कौन से चरण होते हैं देखिए इसमें। तो पहला चरण ये होता है इसका कि संशोधन का प्रस्ताव, मतलब अगर किसी भी विषय में संशोधन करना है तो संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में रखा जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि लोकसभा में पहले रखना जरूरी है या फिर पहले राज्यसभा में रखा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों सदन में से किसी भी सदन में पहले रखा जा सकता है। इसके बाद फिर अगला इसमें आ जाता है कि दोनों सदनों, तो दोनों सदन में विशेष बहुमत से ही संविधान संशोधन विधेयक पारित हो सकता है, दोनों सदनों में। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि जब संविधान संशोधन की बात आती है तो इस समय संयुक्त बैठक का हमारे संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। ये आपको याद रखना होगा स्पेशली, आ रहा समझ में, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। तो संयुक्त जब इसमें संशोधन करते हैं संविधान में, तो उस समय संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। बाकी मामलों में हमारे राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। इसके बाद फिर अगला आता है, अगला है कि ऐसे विधेयक का दोनों सदनों में पृथक पृथक पारित होना जरूरी होता है। अगर संविधान संशोधन से संबंधित कोई प्रस्ताव संसद सदन में या जो संसद के दोनों सदन है उसमें पेश किया जा रहा है तो दोनों सदन में अलग अलग पारित होना जरूरी है। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि एक सदन ने पारित कर दिया और उसे पारित मान लिया जाएगा। दोनों सदनों में उसे पारित करना होगा। दोनों सदनों में जब तक पारित नहीं होगा तब तक राष्ट्रपति के पास यह विधेयक नहीं जाता। इसके बाद फिर अगला जाता है कि जो संघात्मक ढांचा होता है, तो संघात्मक ढांचे से जुड़े विषय पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के द्वारा पारित करना जरूरी होता है या उनका समर्थन देना जरूरी होता है। आ रहा समझ में। अब संघात्मक ढांचा क्या है, तो संघात्मक ढांचा का मतलब कि हमारी केंद्र सरकार और हमारी राज्य सरकार दोनों अपना अपना काम कर रही है, ये दोनों को मिलाकर ही तो हम संघात्मक शासन कहते हैं। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें अगला जाता है कि सभी औपचारिकताएं जब पूरी हो जाती है तो पूरी होने के बाद में विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर करते हैं या अपनी अनुमति देते हैं। तो अगर संविधान संशोधन से संबंधित कोई विधेयक है तो हमारे राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य होते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें याद रखना होगा आपको कि ऐसा कब किया गया था कि अगर संविधान संशोधन से संबंधित कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होते हैं। तो ऐसा प्रावधान 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में ऐसा किया गया था। 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971, इसमें यह प्रोविजन किया गया था कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड विल हमारे प्रेसिडेंट के पास जाता है तो हमारे प्रेसिडेंट को इस पर सिग्नेचर करना कंपलसरी होता है या अपनी अनुमति देना जरूरी होता है। इसके बाद फिर अब आगे देखिए, इसमें अगला आता है कि संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी नहीं होता। आ रहा समझ में। अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड कोई बिल पार्लियामेंट में पेश करना है तो इसमें राष्ट्रपति की अनुमति पहले लेना जरूरी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अब अगला जाता है कि वर्तमान में संसद की संविधान संशोधन की कुछ संवैधानिक स्थिति है। आ रहा समझ में। मतलब हमारी जो संसद है संविधान में संशोधन करती है तो इसकी वास्तव में संवैधानिक स्थिति क्या है। तो देखिए, इसमें पहला पॉइंट इसमें आता है कि हमारी संसद मूल अधिकारों सहित
किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकती है, लेकिन संशोधन संविधान के आधारभूत ढांचे के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। आ रहा समझ में? हमारी संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, परंतु ये अधिकार भी हमारी संसद के पास सीमित है। अपने क्षेत्र में, अपने दायरे में रहकर, अपनी सीमा में रहकर संसद को संशोधन करना चाहिए। आ रहा समझ में? संशोधन हमारी संसद सीमा को लांघकर कभी नहीं कर सकती। हमारी संसद आधारभूत ढांचों के विरुद्ध कभी भी संशोधन नहीं कर सकती। तो ये आधारभूत ढांचा या संरचनात्मक ढांचा ये क्या है हमारे संविधान का, तो इसमें कुछ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। तो जो आधारभूत ढांचा होता है इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट आते हैं, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता। और जो संविधान की सर्वोच्चता है तो इससे संबंधित कोई संशोधन हमारी संसद नहीं कर सकती। इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट आता है विधि का शासन। तो यदि जो विधि का शासन है तो इससे संबंधित भी कोई संशोधन हमारी संसद नहीं कर सकती, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेगी। बाकी आप भले ही करते रहो संशोधन, लेकिन जो मूल ढांचा है, जो आधारभूत ढांचा है हमारे संविधान का, इसमें कोई छेड़खानी हमारी संसद नहीं करेगी, क्योंकि हमारी संसद को भी संशोधन के सीमित अधिकार प्राप्त हैं। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर अगला आ जाता है इसी में, जैसे अपन देखते हैं पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता ये भी हमारे मूल ढांचे में शामिल किया गया है, इसमें भी कोई छेड़खानी हमारी संसद नहीं करेगी, इसमें कोई संशोधन नहीं करेगी। इसके बाद फिर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रणाली, इसको भी इसमें शामिल किया गया है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रणाली, ठीक है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखना होगा। तो ये ऐसे फैक्ट हैं, ये ऐसे पॉइंट हैं जिन्हें हमारे भारतीय संविधान के मूल ढांचे में या आधारभूत ढांचे में इन्हें शामिल किया गया है। तो हमारी संसद जब भी संशोधन करेगी तो इनका उल्लंघन करते हुए, मतलब कि जो मूल ढांचा है, आधारभूत ढांचा है, इसके विरुद्ध कभी भी संशोधन नहीं कर सकती। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो ये हमारे भारत में केशवानंद भारती 1973 की बात है, ठीक है। तो केशवानंद भारती 1973 में ये फैसला सुनाया जाता है कि हमारी संसद को संशोधन का अधिकार है, परंतु जो मूल ढांचा है, आधारभूत ढांचा है, इसमें संशोधन नहीं कर सकती। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ये बताया मैंने आपको इसका मूल ढांचा और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट या पॉइंट। अब इसके बाद आगे देखिए संविधान की 9वीं अनुसूची। तो यदि संविधान संशोधन अधिनियम को 9वीं अनुसूची में भी शामिल कर लिया जाए तो भी हमारी न्यायपालिका की जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है ये कभी सीमित नहीं होगी। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का मतलब हो जाता है कि हमारी संसद के द्वारा ऐसी कोई विधि बनाई जाती है, ऐसा कोई कानून बनाया जाता है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता हो या करती हो, तो ऐसे विधि को या ऐसे कानून को हमारा सुप्रीम कोर्ट या हमारी न्यायपालिका उसे रद्द कर देगी या शून्य घोषित कर सकती है। और ऐसा अधिकार हमारे सुप्रीम कोर्ट को, हमारे न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 13 में दिया गया है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला जाता है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने वाले किसी भी विषय में न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। ये अधिकार हमारे न्यायालय के पास है, ये आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आ जाता है कि संसद संविधान। तो संसद संविधान संशोधन की अपनी शक्ति को बढ़ा नहीं सकती। क्यों नहीं बढ़ा सकती? क्योंकि जो संविधान में संशोधन करने की शक्ति है हमारी संसद के पास, ये सीमित है। आ रहा समझ में? संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति सीमित है, असीमित नहीं। इसलिए हमारी संसद कभी भी संशोधन करने की शक्ति को बढ़ा नहीं सकती। जितनी शक्ति उसकी सीमित है उसी दायरे में रहकर, उसी सीमा में रहकर ही संशोधन कर सकती है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला जाता है कि ऐसा एक मामला था केशवानंद भारती मामले में। तो उस समय 13 न्यायाधीशों की पीठ ने ये फैसला सुनाया था कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद के पास है, परंतु सीमित शक्ति है। आ रहा समझ में? अगर इस फैसलों को बदलना है
तो इसमें 13 न्यायाधीशों से ज़्यादा के पीठ बैठेगी, तब जाकर इस फैसले को पलटा जा सकता है, अन्यथा ये फैसला हमेशा बरकरार रहेगा। आ रहा समझ में? तो जब भी न्यायाधीश की पीठ या जब भी कोई बेंच अगर डिसीजन देती है तो जितने न्यायाधीश बैठे थे उससे ज़्यादा बैठेंगे तभी उस डिसीजन को बदला जा सकता है, नहीं तो नहीं बदला जा सकता। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर बताया आपको कि वर्तमान में संसद की जो संवैधानिक संशोधन की स्थिति है, ये बताया मैंने आपको संविधान में संसद की स्थिति कि संसद किन किन मामलों में या कहाँ तक संविधान में संशोधन कर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि संसद कुछ भी संशोधन कर सकती है, ऐसा नहीं है। संसद के पास भी सीमित शक्ति है संविधान में संशोधन करने की। आ रहा समझ में? और जो आधारभूत ढांचा है, उस आधारभूत ढांचे के विरुद्ध कभी भी संसद संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। ये फैक्ट आपको हमेशा याद रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे। इसका जो बचा हुआ पार्ट है संविधान संशोधन का, तो कब कब कौन कौन से संशोधन हुए हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए कल्याणी IAS अकेडमी के सभी वीडियोस जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।